All right, so this is बच्चों question number 4 of May June 23 paper 2 of AS level, right? You all can see this. बच्चों यहाँ लिखा हुआ है in industry ethanol is made by reacting ethene with steam in the presence of phosphoric acid catalyst. We know this reaction. This is electrophilic addition reaction of alkene, right? And you can see this. This is ethene and this is steam, and they are going to produce ethanol. And the reaction is reversible. You just need to focus on this sign जो कि आपको दिखा रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. यूज द बॉन्ड एनर्जीज वैल्यू टेबल 4.1 कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन 1. आपने रिएक्शन 1 के लिए बच्चों क्या करना है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है. और ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि आप इसको करेंगे दो हिस्सों में. बच्चों एक हिस्सा होगा आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग एंड एक हिस्सा होगा आपके पास बॉन्ड मेकिंग. सो यू ऑल नीड टू कीप रिमेंबर दैट द वन विच इज बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक पार्ट एंड द वन विच इज बॉन्ड मेकिंग इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक पार्ट. एंड आपने रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड तोड़ने होते हैं तभी तो आपके पास प्रोडक्ट साइड के बॉन्ड्स बनते हैं. तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, किस तरफ क्या चीज हमें करनी है. ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड पे कौन कौन से बॉन्ड्स मौजूद हैं जरा देखिए. आपके पास है एक तो इथीन का मॉलिक्यूल है हमारे पास यहाँ पर, और इसके साथ जो रिएक्शन कर रहा है वो कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर मॉलिक्यूल सीम्स लाइक दिस. ठीक है, तो ये बॉन्ड्स यहाँ मौजूद हैं. इसकी एनर्जीज को जरा देख लेते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर मैं देखूं तो इसकी एनर्जी 610 यहाँ मेंशन है. तो एक तो बॉन्ड आ गया मेरे पास 610, ये आ गया प्लस. उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 चार कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स मौजूद हैं. तो ये रहा 410. सो आई कैन मल्टीप्लाई 410 विथ 4. तो ये हो जाएगा बाकी वाला हिस्सा. देन आफ्टर दैट इफ यू फोकस बच्चों तो यहाँ पर O और H के भी दो बॉन्ड्स मौजूद हैं. और O और H की जो एनर्जी है बच्चों वो ये रही 460. तो आप देख सकते हैं कि 460 को भी मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये वाली भी एनर्जी मेरे पास आ जाएगी. जल्दी से बच्चों मुझे बताओ टोटल आंसर क्या है. 3170. 610 1640 प्लस 460 इंटू 2 अगर मैं करूंगा तो इट शुड बी आई थिंक 920. क्या आ रहा है टोटल बेटे? 3170. 3170. यही आ रहा है सब बच्चों का बच्चों? Yes, sir. ठीक है, चलिए दूसरी तरफ चलते हैं. जब हम दूसरी तरफ चलते हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है इथेनॉल का. और इथेनॉल शुड सीम्स लाइक दिस कि ये इसका जो है आपके पास स्ट्रक्चर हो गया. अब इसका स्ट्रक्चर हो गया तो इसके अंदर भी बॉन्ड्स देख लेते हैं. पहला इस 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के मौजूद हैं. तो कार्बन और हाइड्रोजन के 5 बॉन्ड है. तो कार्बन हाइड्रोजन है 410 मल्टीप्लाई बाय 5. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास आई थिंक 2050. ठीक है, उसके बाद हम आमतौर पे ये वाला बॉन्ड देखना बिल्कुल ही भूल जाते हैं. तो ये बॉन्ड लाजमी देखना है आपने बच्चों. सो कार्बन और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है इसका है आपके पास 350. ये आ गया 350. ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास एक और बॉन्ड जो यहाँ मौजूद है वो कार्बन और ऑक्सीजन का है जो कि ये रहा विच इज 360. तो ये हो गया आपके पास 350 प्लस 360. और साथ में एक और बॉन्ड जो यहाँ मौजूद है हमारे पास वो है OH का और इसकी एनर्जी है 460. तो इसके अंदर हम 460 भी ऐड करेंगे. जल्दी से मुझे बताएं बच्चों टोटल कितना हो गया? 3220. 3220. राइट बच्चों? Yes, sir. तो आमतौर पे हम लोग जो कर रहे होते हैं इसके दो तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के. आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो. अगर फॉर सपोज आपने पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर मेंशन नहीं किया है नंबर्स को तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर सकते हो. तो रिएक्टेंट कितना है 3170 माइनस 3220 विल गिव यू डेफिनेटली माइनस का 50 आंसर. राइट बच्चों? आप Yes, चाहो sir. Yes, तो sir. डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते हो बच्चों. दैट दिस इज द पार्ट ऑफ एंडो. ये एंडो वाला पार्ट है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. और ये वाला बच्चों एक्सो वाला पार्ट है तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है ना? और देखें नेगेटिव वाला कितना ज्यादा है. ठीक है ना? आप क्या लिखेंगे, पहले नेगेटिव वाले पार्ट को लिखेंगे. ठीक है, और जस्ट लिखना है, कोई दूसरा साइन नहीं लगाना. आपने नेगेटिव वाले को नेगेटिव लिख दिया, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव लिख दिया, और इनको सिंपली हमने इक्वेट कर दिया तो फिर भी हमारे पास 50 आ रहा है. तो अगर ऐसे करना चाहें तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है.
राइट एवरी वन ऑफ यू। सो इन बोथ ऑफ द केसेस हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बच्चों? हमारे पास आंसर आ रहा है -50। ऑल राइट एवरी वन। Yes. I have a Yes. question. जी बेटे। हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट तो नहीं होता ना? हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट से आपके पास हमेशा आंसर सही आएगा, ठीक है। ओके। अगर आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगी तो वो हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है ना। बेहतर अंदाज ये है कि आप ये वाला तरीका अपना लें, दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये आपको कभी भी गलत आंसर नहीं देगा, लेकिन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला भी सही है। आमतौर पे बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो माइनस फॉर्मूले का समझकर यहाँ पर जो है चेंजेस कर देते हैं। भाई माइनस फॉर्मूले का है, फिर वहां पर भी माइनस लिख दिया तो फिर प्लस बन जाता है वो, तो ये गलती ना कीजिएगा। अगर आप वैल्यूज को मतलब नहीं दे रहे हैं, कोई मतलब वैल्यूज को पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं करें, जस्ट उनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करें, हमेशा आंसर सही आएगा, ठीक है। ऑलराइट सर, थैंक यू। चले नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है बच्चों, जरा देखें। नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है रिएक्शन 1 reaches equilibrium at constant temperature and pressure. Deduce what effect increasing pressure will have on the amount of ethanol in the new equilibrium mixture. Use Le Chatelier's principle। ठीक है, ये तो आप काफी अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं प्रेशर की, जब भी हम बात करते हैं बच्चों किसकी, प्रेशर की, तो प्रेशर के लिए फौरन जहन में आना चाहिए आपके पास क्या बच्चों, गैशियस मॉलिक्यूल्स। क्या आना चाहिए, गैशियस मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ ही गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, दैट्स प्रीटी गुड फॉर अस। सो ये हो गया आपके पास 1 + 1 2, और ये है आपके पास सिर्फ 1। सो टोटल आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर 2 मोल्स हैं, राइट हैंड साइड पर 1 मोल है। तो आपने याद रखना है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है ना, और अगर प्रेशर डिक्रीज करते हो तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो आपने ये याद रखना है, ये एक दूसरे के उलट होते हैं। तो आप देखिए उसने क्या किया यहाँ पर, इंक्रीजिंग प्रेशर। क्या कर रहा है वो बच्चों, इंक्रीजिंग प्रेशर वुड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। वो कहाँ भेजेगा बच्चों, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ भेजेगा। और जब आप लेस नंबर ऑफ मोल्स को देखते हो तो लेस नंबर मोल है राइट हैंड साइड पर, तो डेफिनेटली आपके पास क्या बढ़ने वाला है, इथेनॉल का प्रोडक्ट बढ़ने वाला है। राइट बच्चों, तो हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अमाउंट ऑफ इथेनॉल इंक्रीजेस। राइट बच्चों, ऐसे लिखेंगे। यस सर। और ये इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह ये Sir, होगी, can we say the equilibrium position shifts? देखो बेटा उसने हमसे जो पूछा है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन व्हाट, वो देखो पूछ रहा है अमाउंट ऑफ इथेनॉल के बारे में पूछ रहा है। तो जब वो जो जिस टर्म में हमसे सवाल पूछ रहा है, हमें आंसर भी उसी टर्म में देना है, ठीक है। Yes, sir. Thank you. अब एक्सप्लेनेशन में आप वो बात बताएंगी जो आप कह रही है ना, एक्सप्लेनेशन में आप क्या बोलेंगी, इक्विलिब्रियम shifts towards toward right due to less number of gaseous moles। ठीक है ना, गैशियस का लफ्ज लाजमी यूज करेगा क्योंकि प्रेशर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। इज इट राइट एवरी वन ऑफ यू, कोई मसला है तो बताइए। नो सर, थैंक यू। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये हो गया मैकेनिज्म वाला सवाल आ गया हमारे सामने। जरा देखिए क्या कह रहा है आपसे, सवाल आपसे कह रहा है द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन 1 can be described in 3 steps. Step 1, step 2, and for the reaction are shown in figure 4.1. Step 1 is here, step 2 is here. They are saying हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। अच्छा, इसको कंप्लीट वगैरह इसने कुछ भी करने के लिए नहीं बोला है फिलहाल। हमें कह रहा है डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन स्टेप 1 फिगर 4.1 एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा, फिगर 4.1 के स्टेप 1 के अंदर अगर आप देखें, सो वेयर इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड बच्चों। देखो H3PO4, ये रहा H3PO4, ठीक है ना। अगर आप H3PO4 को देखें तो ये एसिड है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपसे बोल रहा है कि भाई आप बताइए कि ये एसिड क्यों है, ये एसिड के तौर पे बिहेव क्यों कर रहा है। तो बच्चों जल्दी से बताओ, एसिड के तौर पे बिहेव क्यों कर रहा है बच्चों ये, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज फॉस्फोरिक एसिड एंड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, आप कह लें कि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पर सिचुएशन रह गई है कुछ इस तरह से, और उसने अपना प्रोटॉन कर दिया है डोनेट। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, ये एसिड के तौर पे इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे,
H3PO4 behaves like acid because it donates proton. Right, बच्चों? Is that clear? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. कितनी सिंपल सी बात है, ये बहुत आती है पेपर में. यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस. आइडेंटिफाई द स्पीशी दैट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन स्टेप 2. फिगर 4.1 एक्सप्लेन योर आंसर. अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास यहाँ पर कौन है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करता है. तो आप जरा देखिए कि यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन जो कार्बन है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है. इस वजह से इसको हम बोलेंगे कि ये वाला जो स्पीशी है ये है एक्चुअल में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2 पॉजिटिव. ये है स्पीशी जो कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर रहा है. तो CH3 CH2 पॉजिटिव बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल. ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव कर रहा है बिकॉज it accepts the lone pair of electron, because it accepts the lone pair of electrons. Right, बच्चों? बात समझ में आ रही है आप लोगों के? कोई मसला है तो बता सकते हैं. No, sir. Thank you. No, ठीक है, sir. चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पर आगे हमारे पास क्या कह रहा है? कंप्लीट फिगर 4.2 शो द मैकेनिज्म फॉर स्टेप 3 ऑफ रिएक्शन 1. इंक्लूड, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड चार्जेस, डाइपोल, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्ली एरो. ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें इसको कंप्लीट करना है. तो मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम. जल्दी से इसको कर लीजिए कंप्लीट अपने पास, फिर मैं कराता हूँ आपको. जल्दी से कंप्लीट करें इसको. इसके अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशन यहाँ पर जो बन रही है वो ये बन रहा है CH3 CH2 और OH2 का पॉजिटिव ना. तो ये हमने यहाँ पर एक रिएक्टेंट लिख लिया, और साथ साथ हमारे पास ये जो फॉस्फोरिक एसिड में से एक H हट गया था, तो जो बाकी वाला हिस्सा है वो हमने यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो स्टेप 3 ये है. आप देख सकते हैं जो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर से एक H चला गया था, तो इसकी वजह से जो बॉन्ड टूटा था उस पर लोन पेयर आ गया था ऑक्सीजन पे. तो ये लोन पेयर कैसे नेगेटिव है, ये अटैक करेगा बच्चों किसके ऊपर? ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे. और इस हाइड्रोजन पे जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड फिर खुद ब खुद क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेक हो जाएगा. तो इसको भी कर्ली ही बनाना है आपने. इसको मैं दूसरी तरफ बना देता हूँ, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा. सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस. जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन जो है बच्चों, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, तो ये बन जाएगा OH. ठीक है. और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर यहाँ पर सिर्फ ये रह जाएगा. ठीक है भाई. तो आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन आपको बस दिखानी है. यहाँ पर 2 एरोज दिखाने हैं आपने, और साथ में एक लोन पेयर आपने दिखाना है. आपको मिल जाएंगे 2 नंबर. राइट एवरी वन ऑफ यू? Yes, Sir, sir. why don't we show Sir. the arrow going towards hydrogen? क्या कह रही हो बेटे? So why don't we show the arrow going towards hydrogen in the bond breaking? हाइड्रोजन टुवर्ड्स. Like the arrow that you showed for like bond breaking, the OH bond, why isn't it going towards hydrogen? Like from देखो the ये bond जो to the जो बॉन्ड hydrogen. टूटता है ना बेटे, वो आपने दिखाना पड़ता है. जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा अपना लोन पेयर, ये इसको देगा, तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन ले लेगा इससे, है ना भाई. ये कोवलेंट बॉन्ड इसमें बना लेगा साथ मिलकर. जो लोन पेयर है ना, देखो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है. ये दोनों लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को. जब ये हाइड्रोजन को दे देगा तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है ना. तो जब यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा तो फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा. जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है. ठीक है. Yes, sir. ठीक है भाई. चलिए अब आगे चलते हैं. अच्छा, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस वाले हाइड्रोजन पे भी अटैक करवा सकती हैं, तो फिर आप इस तरह से दिखाती, एक ही बात है. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है डिस्क्राइब हाउ अ कैटलिस्ट इफेक्ट अ रिएक्शन. तो बच्चों बताओ कि कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्शन को इफेक्ट करता है. 2 मार्क्स के लिए आपने यहाँ लिखना है. तो आप क्या लिखेंगे? कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन को Increase करता है. बढ़ा देता है. और कैसे बढ़ाता है? बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट पाथ ऑफ Activation energy लोअर lowers हो एम. जाती है यस, क्योंकि एब्सोल्युटली राइट. alternative pathway होती है. हम इसको लिख सकते हैं catalyst increases the rate of reaction. Catalyst increases the rate of reaction. एक बात हो गई, एक नंबर हमें मिल जाएगा. और हम दूसरा नंबर लिखेंगे by providing alternate path of lower activation energy. Right बच्चों? Is that right?
एक वो पाथ Yes. प्रोवाइड कर देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 5 में बोल रहा है यूज फिगर 4.1 फिगर 4.2 टू जस्टिफाई व्हाई फॉस्फोरिक एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज अ कैटलिस्ट इन रिएक्शन 1। वो कह रहा है कि फिगर 1.4.1 और फिगर 4.2 को आप यूज करते बताएं कि कैटलिस्ट क्यों है। तो आप जरा देख सकते हैं कैटलिस्ट की एक खासियत ये होती है कि कैटलिस्ट जो है आपके पास रिएक्शन में यूटिलाइज्ड होता है और फिर रीजनरेट हो जाता है। ठीक है ना, आपने याद रखना है कि वो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, टेक पार्ट करने के बाद फिर वो वापस विड्रॉ हो जाता है, खर्च नहीं होता। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जो है H3PO4 यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद ये यूटिलाइज्ड हुआ थोड़ा बहुत, ये बन गया H2PO4 1- और वापस अगले आप इसमें देखें तो ये दोबारा से हाइड्रोजन गेन करके वापस से H3PO4 बन गया। तो पहले स्टेप में यूटिलाइज हुआ, दूसरे स्टेप में रीजनरेट हुआ, यानी कि खर्च नहीं हुआ, सिर्फ अपना काम किया, रिएक्शन करवाया, वापस आ गया विदाउट आप कह लें कि स्पेंड नहीं हुआ, खर्च नहीं हुआ, जरा सा भी जो है कंज्यूम नहीं हुआ, बस अपना काम करा और वापस आ गया। तो इसको बोलते हैं हम एक प्रॉपर्टी कैटलिस्ट की, जो कि आपको यहाँ लिखनी है। क्या आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों कि इट इज रीजनरेटेड, इट इज रीजनरेटेड, राइट। आप लोग बोल सकते हो इट इज रीजनरेटेड या फॉस्फोरिक एसिड रीजनरेटेड। ठीक है बच्चों, Yes, या sir. रीफॉर्म भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. या आप ये भी लिख सकते हैं द Yes, sir. अमाउंट और द मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड या द वॉल्यूम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड या द कॉन्सेंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। आप ये भी लिख सकते हैं या अनचेंज भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जो भी आपको लिखना है, जिस हिसाब से आपको कैटलिस्ट दिया हुआ है। अगर आपको सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है तो आप मास यूज कर सकते हो, और अगर आपको जो है लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी बात कर सकते हो। लेकिन आसान सी बात यह है कि वो रीजनरेट हो गया तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात कर रहा है प्रोपीन ऑल्सो रिएक्ट्स विद स्टीम, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इज प्रोड्यूस, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेन 2-ol इज प्रोडक्ट विद हायर ईल्ड। अच्छा जी, ये डेफिनेटली आपको ये बात याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आपके पास अगर प्रोपीन होगा तो यहाँ पर जो है अब दो अलग अलग किस्म के कार्बन मौजूद हैं। एक राइट हैंड कार्बन जो है आपके पास, ये क्या है बच्चों, राइट हैंड वाला जो कार्बन है ये आपके पास प्राइमरी कार्बन है, और ये वाला जो कार्बन है जैसे सेकेंडरी कार्बन। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओगे तो जो सेकेंडरी वाला है ऑलवेज फॉर्म मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू द ग्रेटर इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और इसके बारे में हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं, और जब मैंने आपको कराया था उस वक्त भी कहा था इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे प्रोपेन टू ओल, क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोपेन Is a टू secondary ओल, carbocation. क्या कह रहे बेटे, Is a secondary carbocation, so it यस has more positive वेरी गुड। negative. हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोपेन टू ओल इज प्रोड्यूस्ड बाय secondary carbocation, it's produced by secondary carbocation, right, which have, or sorry, which has more positive inductive effect, right बच्चों, ऐसी है। Yes, sir. हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रोपेन टू ओल इज प्रोड्यूस्ड थ्रू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विच हैज मोर पॉजिटिव इफेक्ट एंड मोर स्टेबल। ये बात भी लिख दें तो ज्यादा बेहतर है, मोर स्टेबल। ठीक है ना, आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोपेन टू ओल इज प्रोड्यूस फ्रॉम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर आप यहाँ पर भी लिखते तो ये भी सही रहता, वो प्रोपेन टू ओल इज प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये भी अगर यहाँ लिख देते तो भी चलता आपके पास। ठीक है ना, ये कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर यहाँ लिखते तो एक ही लाइन में काम बन जाता। आप यहाँ लिख सकते थे कि प्रोपेन टू ओल इज प्रोड्यूस्ड बाय मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन व्हिच हैज मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है भाई, तो बात वहीं खत्म हो जाती। ऑलराइट एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद वो डी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स इन एन इथीन मॉलिक्यूल बाय कंप्लीटिंग टेबल 4.2। अच्छा जी, टेबल 4.2 कंप्लीट करना है और हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताना है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, इथीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इथीन इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग दिस स्ट्रक्चर, दिस इज इथीन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में आपने बात बतानी है।
कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अंदर टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्ड्स, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड। तो भाई सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं आपके पास, अगर आप देखें तो कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ मौजूद हैं, ये और नीचे वाला, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। 5 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपने बताना है कि इनके अंदर कौन सी टाइप मौजूद है ऑर्बिटल की, ठीक है ना भाई। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास एक कार्बन के जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर इसकी हम फॉर सपोज बात करें लास्ट शेल की, तो इट सीम्स लाइक दिस कि 1s को तो हटा ही देना, हम 1s को हटा देते हैं। बाकी हम बात करते हैं कि इसकी 2s2 की और 2p2 की। तो ये है 2s2 और 2p2, सही है। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है बच्चों, p ऑर्बिटल में। सो इट सीम्स लाइक दिस। ये किसी भी कार्बन की जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो बेस करती है एक s ऑर्बिटल पे और 3 p ऑर्बिटल से। तो जब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो वो sp3 कहलाता है। लेकिन राइट नाउ यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो sp3 नहीं होगा, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, sp2 हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड में आप क्या लिखेंगे, sp2, ठीक है ना। आप यहाँ लिखेंगे sp2, राइट बच्चों। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा जब आप बात करेंगे पाई की, तो देखें ये जो 4th इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड बना रहा होगा। शुरू वाले तो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या बना रहा होगा बच्चों, वो पाई बना रहा होगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं p2p भी लिख सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा मेंशन करना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2p to 2p, यानी कि दोनों ही कार्बन के जो है सेकंड शेल के p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। और इनकी अगर आप ओवरलैपिंग की बात करें तो जो सिग्मा बॉन्ड्स होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, जिसको आप डायरेक्ट ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। और जो आपके पास पाई बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग होती है वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, तो आप इसको साइड टू साइड या साइड वेज ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, राइट बच्चों। Yes, Sir, sir. how would we know that the type of orbital involved is hybrid? क्या कह रही हो, So how would we know that's a hybrid orbital? हाइड्रोकार्बन, Like a hybrid. हाइड्राइड होता है ना बेटा। Hybridized. देखो हाइड्राइड क्या होते हैं, हाइड्राइड का मतलब होता है No, कंपाउंड्स। क्या कह So रही हो, मुझे like समझ sir, नहीं आ रहा। like the hybridized orbital. Like how do we know it's hybridized? अच्छा जी, हाइब्रिडाइज तो देखो हर वो ऑर्बिटल होगा जो कि बॉन्डिंग कर रहा होगा। आपने याद रखना है कि अगर कोई कार्बन है वो अगर 4 बॉन्ड बना रहा है और 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब है कि एक s और 3 p के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कार्बन के इन्वॉल्व हैं सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर। तो इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये जो कार्बन होगा जिसके 4 सिंगल बॉन्ड्स बने हुए होंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज कहलाएगा। और जब आप कार्बन को देखें कि उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो, बाकी 2 बॉन्ड सिंगल हों, तो आप देखें 3 सिंगल बॉन्ड के अंदर मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक s का और 2 p के इलेक्ट्रॉन्स सिंगल बॉन्ड्स में इन्वॉल्व हैं। तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सो दिस इज sp हाइब्रिडाइज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट हैंड साइड पर और एक राइट हैंड साइड पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 2 पाई बना रहे हैं 2 सिग्मा, तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो इसको बोलेंगे sp1 या सिर्फ sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स ऑफ ईच कार्बन, विच इज लाइक एक किसी भी कार्बन के एक कार्बन के कितने सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हैं उसके हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो, ठीक है। Yes, sir. Sir, can they ask for nitrogen or some other compound की hybridization? वैसे How आमतौर would पे they? वो जो है आप क्या कहते हैं, आपसे कार्बन के बारे में पूछता है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन अगर वो नाइट्रोजन के बारे में भी पूछे तो नाइट्रोजन में भी आपने याद रखना है कि अगर उसके अंदर जैसे फॉर सपोज हमारे पास A2 में आएगी ये बात, ठीक है ना। A2 के अंदर हम जब एमाइंस पढ़ रहे होंगे और एमाइड्स पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है ना। बाकी अगर वो आपसे पूछेगा तो वो पूछ सकता है शेप्स की फॉर्म में। तो शेप्स की फॉर्म में हमने पढ़ा है कि टेट्राहीड्रल वाला जो शेप होता है उसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, और 3 पॉसिबिलिटीज में ये हो सकता है कि चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स हों, 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो, और ये भी हो सकता है कि 2 पाई जो जो 2 बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड्स और जो है 2 लोन पेयर हो। तो ये तीनों सिचुएशंस जो हैं ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स बताती हैं, या ये टोटल 4 पेयर्स बताती हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के। तो ये चारों ही आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज कहलाते हैं, ठीक है। Thank you, sir. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया पूरा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।